हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता हियर। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 5, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, स्टैंडर्ड 9 का। तो गाइज आज के क्लास में, जैसे कि मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको एक बहुत बेस्ट तरीके का, बहुत ही बढ़िया वाला चार्ट लिखा के दिया था, जिसमें लिखे थे सारे के सारे रिएक्शंस के नेम्स जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलिए गाइज, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे रिएक्शंस को जो कि है आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, सारे के सारे रिएक्शंस के पीछे में कंसेप्ट क्या होता है वो भी हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। मतलब ये कहना मुझे यहाँ पे ये है कि हम लोग रिएक्शन देखने वाले नहीं हैं, रिएक्शन के साथ साथ उसके पीछे का कंसेप्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो कंसेप्ट है जिससे आपके बाकी सारे के सारे कंसेप्ट एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए भाई, देखते हैं हम लोग हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन को, जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस की रिएक्शन तो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ही डिस्कस कर ली थी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर इस पार्ट को देखने से पहले आप लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जाके उस पार्ट को देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। चलिए भाई ज़रा इधर देखो। अभी मैं आपको लिखा रही हूँ एक एसिड और बेस की लिस्ट। ये लिस्ट से आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे। ये लिस्ट बुक के अंदर में आपको नहीं दिया है, लेकिन ये लिस्ट स्पेसिफिकली मैं आपको लिखा के दे रही हूँ सो दैट आपके आधे कंसेप्ट जो है रिएक्शन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो लिस्ट है वो ये है भाई कि मैं आपको लिखा के दे रही हूँ कि कौन से एसिड होते हैं जो आपको याद रखना है। ये सारे के सारे एसिड आपको याद रखने हैं। HCl, HBr, HI, HF, H2SO4, HNO3, H3PO4। इसके अलावा और कोई भी एसिड आपको जनरली रिएक्शन के अंदर में देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जितने भी आपको रिएक्शन डिस्कस करने हैं ना, वो बस इसी से रिलेटेड रहेंगे। इसके अलावा और कोई एसिड देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये एसिड को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि HCl, HBr, HI, HF, H2SO4, HNO3 और H3PO4। अगर आप एसिड को भूल जाएंगे तो आप लोग रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको इतना बढ़िया तरीके से समझा के दूंगी ना, जितने भी रिएक्शन है ना वो आप लोग यू कर लेंगे। यू क्यों? क्योंकि मैं आपको वो सारा बेसिक पढ़ाने वाली हूँ। अब ये हुई भाई आपकी एसिड की लिस्ट। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं आपकी बेस की लिस्ट को। उसी तरीके से जो भी आपकी बेस की लिस्ट है ना, उसमें आएगा NaOH, उसमें आएगा KOH और उसमें आपका आएगा NH4OH। ये है आपकी बेस की लिस्ट। मतलब इतने सारे बेस आपको रिएक्शन के अंदर में देखने को मिलने वाले हैं। एसिड जो है HCl, HBr, HI, HF, H2SO4, HNO3, H3PO4 और CH3COH एसिटिक एसिड। बेस में यूजुअली आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 बेस ही देखने को मिलते हैं। जनरली ये बेस देखने को मिलेंगे NaOH, KOH और NH4OH। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। हम लोग देख रहे हैं भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होती एक ही चीज़ है भाई कि जब भी आपका एसिड जो है बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको 2 चीज़ें वहाँ फॉर्म करवाना है। एक है सॉल्ट और दूसरा है पानी, मतलब ही वाटर। जब भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो हमेशा 2 चीज़ें बनती है, सॉल्ट प्लस पानी। यही होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन को मैंने लास्ट वाले क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार जाके वहाँ पे देख लो। ठीक है भाई, अब सबसे पहले दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या आता है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है भाई। क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा जाता है, यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन NaOH solution is added to HCl solution, when NaOH solution is added to HCl solution, the pH of solution increases। इसका रीज़न पूछ रहा है वो वाई।
मतलब यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, यहाँ पे आपको पूछ रखा है कि जब भी आप NaOH को HCl के अंदर में डालते हो, ठीक है भाई, तो क्या होता है, pH जो होता है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होता है। ये आपको रीज़न पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली यहाँ पे एक लॉजिक छुपा हुआ है, वो आपको पूछना चाहता है वो क्या लॉजिक है जिसकी वजह से यहाँ पे pH इंक्रीज हो रहा है। चलिए ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से। जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, मतलब ही जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीज होता है, ठीक है भाई, वैसे वैसे जो भी आपका pH होता है ना वो इंक्रीज होता है। जिसको ये चीज़ समझ गई ना उसको आने वाला सारा का सारा पार्ट, सारा का सारा लॉजिक सब समझ जाएगा। जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन या कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीज होता है वैसे वैसे आपका pH क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है भाई। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिक्रीज होगा तो pH इंक्रीज होगा। ये सबसे मेन थिंग है जो आपको याद रखना है। अब ज़रा ध्यान देना, सारे के सारे एकदम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से। सबसे पहले आपने क्या किया भाई, सबसे पहले आपने बीकर के अंदर में लिया 50 ml को, 50 ml एसिड को डाला। अब 50 ml एसिड में लेटस से आप डाल रहे हो 50 ml बेस को, NaOH को। ये है आपका HCl, मतलब ही ये है आपका एसिड, और ये है आपका NaOH, मतलब ही ये क्या है आपका बेस। तो सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब आप NaOH को ऐड करेंगे HCl में, मैंने वही काम किया, जब आप NaOH को ऐड करेंगे HCl में, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, जब आप NaOH को HCl के अंदर में ऐड करेंगे ना ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो जो भी आपका HCl है वो न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि जब भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो हमेशा वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन से क्या बनता है, सॉल्ट प्लस पानी, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका सॉल्ट भी बनेगा, यहाँ पे आपका पानी भी बनेगा। आपने यहाँ पे ये देखा कि एज द NaOH solution is added to HCl solution, मतलब जैसे जैसे आप बेस को एसिड के अंदर में ऐड करेंगे, मतलब जैसे जैसे आप NaOH को HCl के अंदर में ऐड करेंगे वैसे वैसे देखो क्या होगा, जो भी आपका कंसंट्रेशन है ना, जो भी आपका कंसंट्रेशन है ना एसिड का, मतलब ही आपके H+ आयन का, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। वो डिक्रीज क्यों होगा, जाहिर सी बात है भाई, ज़रा ध्यान देना। पहले एसिड था 50 ml, अब क्या हुआ, बेस जो है ना उसको न्यूट्रलाइज करते जा रहा है। अगर बेस उसको न्यूट्रलाइज करते जाएगा मतलब एसिड का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा भाई, कम कम होते जाएगा, मतलब ये H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। जैसे जैसे हम बेस को एसिड के अंदर में ऐड करते, एसिड का कंसंट्रेशन कम कम होते जाता है, एसिड का कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो वैसे वैसे आपके कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिक्रीज हुआ। अब पता है इसकी वजह से क्या होता है, देखो भाई देखो, ध्यान से देखो। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होता है डिक्रीज, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होता है डिक्रीज, तो pH क्या होता है भाई, pH इंक्रीज होता है। क्या होगा, सो pH इंक्रीजेज। समझे या नहीं समझे, याद रखना भाई, इस पार्ट को याद रखना, सारे के सारे बहुत अच्छे से याद रखना। कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे हम लोग NaOH को, मतलब ही बेस को एसिड के अंदर में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे ना भाई, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे ना, वैसे वैसे एसिड का कंसंट्रेशन कम कम होते जाएगा, एसिड न्यूट्रलाइज होते जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अगर कम होता है, अगर डिक्रीज होता है, तो pH क्या होगा, pH इंक्रीज होगा। इसीलिए आपका जो pH है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सॉल्यूशन। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई ज़रा इधर देखो, ये जो रिएक्शन है ना ये आपको दे रखा है। देखो यहाँ पे पेज नंबर 65 पर आ जाओ सारे के सारे। पेज नंबर 65 पर आपको एक छोटा सा टेबल दे रखा है।
ये छोटे से टेबल में आपको बोल रखा है कि कंप्लीट करो आप लोग इस टेबल को। तो बिल्कुल भाई, मैंने इस आपके टाइम को सेव करने के लिए, प्रीशियस टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे इस टेबल को लिख दिया है। तो ये जो टेबल है ना, वो ये वाला टेबल है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वाले टेबल को और कंप्लीट करेंगे ये वाले टेबल को, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को बहुत प्रॉब्लम जा रहा है कि कैसे क्या हम लोग प्रोडक्ट बनाएं। आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंकिता है आपके साथ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है के और आपको दिख रहा है NO3। के और NO3 दिख रहा है, NO3 यहाँ पर भी है भाई। ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर आप लोग इस सॉल्ट के अंदर देखते हो ना, तो आपको दो चीज़ें दिख रही है। एक दिख रहा है आपको के और एक दिख रहा है आपको NO3। NO3 यहाँ पे ऑलरेडी है, मतलब आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, आपको यहाँ पे एग्जैक्टली के चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से। एसिड आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, आपको बेस निकालना है कि बेस क्या है, क्योंकि जब भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस पानी। एसिड इस रिएक्शन में ऑलरेडी गिवन है, आपको प्रेडिक्ट करना है बेस क्या होगा, ठीक है भाई। अगर आप लोग सॉल्ट में देखते हो तो आपको दो चीज़ें दिख रही है, के और NO3। NO3 ऑलरेडी यहाँ पे, मतलब आपको के वाला बेस चाहिए। देखो ज़रा बेस की लिस्ट में चेक करो, के वाला बेस कौन सा है भाई, आपके बेस की लिस्ट में के वाला बेस कौन सा है, KOH है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आपका आएगा KOH। समझ गए ना। सबसे पहला अपना रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप लोग सॉल्ट को देखेंगे। सॉल्ट में दो चीज़ें हैं, के और NO3। NO3 ऑलरेडी एसिड में गिवन था, इसका मतलब आपको के वाला बेस निकालना है। बेस के लिस्ट में चेक करो, के वाला बेस कौन सा है, KOH। तो लिख देने का काम खत्म, नीचे आओ। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो भाई, तो यहाँ पे आपको जो सॉल्ट दे रखा है ना, वो है NH4 2 टाइम्स SO4। क्या सॉल्ट दिया है भाई, NH4 2 टाइम्स SO4। अगर आप बेस को देखते हो तो बेस में आपका ऑलरेडी NH4 है, ठीक है। इस रिएक्शन में आपको एसिड निकालना है और बेस गिवन है। ऊपर वाले रिएक्शन में एसिड गिवन था, बेस निकालना था। बड़ा आसान है, चाहे एसिड गिवन हो बेस निकालना हो, या बेस गिवन हो एसिड निकालना हो, अपना रूल तो सेम ही है कि सबसे पहले हम लोग सॉल्ट को देखेंगे और सॉल्ट को देख के पहचानेंगे कि क्या हमारे पास नहीं है, और वो लिस्ट में चेक करके लिख देंगे, काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा KNO3 था, NO3 ऑलरेडी यहाँ पे था, मतलब आपको के वाला बेस चाहिए था। तो के वाला बेस था KOH, तो मैंने लिख दिया। फिर मैं नीचे आई, मैंने यहाँ पे ये देखा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए NH4 2 टाइम्स SO4। ये सॉल्ट मुझे चाहिए NH4 2 टाइम्स SO4, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया भाई कि ये सॉल्ट में से, ये NH4 2 टाइम्स SO4 में से NH4 तो ऑलरेडी आपको गिवन है भाई, ठीक है। मतलब ही आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि आपको SO4 वाला एसिड देखना है, SO4 वाला एसिड, क्योंकि ये सॉल्ट में NH4 तो ऑलरेडी यहाँ गिवन है, आपको SO4 वाला एसिड देखना है। लिस्ट में चेक करो भाई, आपको SO4 वाला एसिड कहाँ दिख रहा है, आपको SO4 वाला एसिड दिख रहा है यहाँ पर H2SO4। मतलब यहाँ पे आप किसको लिखेंगे, H2SO4 को। और सॉल्ट के साथ में हमेशा बनता क्या है भाई, पानी ही तो बनेगा। एसिड प्लस बेस जब भी रिएक्ट करते हैं हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस पानी। लेकिन ये बात याद रखना, सबसे पहले सॉल्ट को देखना। NH4 ऑलरेडी गिवन था, मतलब आपको SO4 वाला ही बेस चाहिए था, तो SO4 वाला ही एसिड चाहिए था। तो एसिड के लाइन में सर्च करेंगे SO4 वाला एसिड कौन सा है, तो H2SO4 था। अब ज़रा नीचे आओ भाई। अब यहाँ पे आपने फिर से सॉल्ट को देखा, अपने बिल्कुल वही ट्रिक से जाने का। यहाँ पे सॉल्ट क्या है, KBr, मतलब आपको K और Br देखना है, ठीक है भाई। अब ज़रा देखो गिवन क्या है, आपको गिवन है K, मतलब आपको कौन सा वाला एसिड निकालना है, आपको वो एसिड निकालना है जिसके अंदर में क्या होगा, जिसके अंदर में Br होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे KBr को देखा भाई, देखा मैंने KBr को देखा। फिर मैंने क्या देखा, KBr के अंदर में है दो चीज़ें, एक है K और एक है Br। फिर मैंने ये देखा कि K वाला बेस तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, मतलब K ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे Br वाला एसिड निकालना है, मुझे Br वाला एसिड निकालना है। तो ज़रा चेक करो एसिड के लिस्ट में Br वाला एसिड कौन सा है भाई,
Br वाला एसिड कौन सा है? हाँ मिल गया, Br वाला एसिड है भाई मेरा HBr। लिख देंगे यहाँ पे HBr को, लिख दिया भाई मैंने HBr को, लिख दिया भाई मैंने HBr को। सॉल्ट के साथ में हमेशा क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक है, याद रखना दोनों चीज़ें कभी भी गिवन नहीं रहेगी। हमेशा आपको कंप्लीट द रिएक्शन में एक तो एसिड गिवन रहेगा या तो बेस गिवन रहेगा। आपको देखना है गिवन क्या है, जो भी चीज़ निकालनी है उसी के लिस्ट में आपको देखना है। ठीक है, हमेशा याद रखना अगर एसिड गिवन है बेस निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नज़रें बेस के लिस्ट में ही जानी चाहिए। अगर बेस गिवन है एसिड निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो नज़रें हैं वो एसिड के लिस्ट में ही जानी चाहिए। हमेशा सॉल्ट के साथ में पानी बनता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले सॉल्ट को देखेंगे। सॉल्ट में दो पार्ट आपको दिखेंगे, जो पार्ट गिवन रहेगा बढ़िया है, जो पार्ट नहीं गिवन है वो लिस्ट में आप चेक कर लेंगे और आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा एसिड रहेगा या कौन सा बेस रहेगा। इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं हो सकता है एसिड और बेसिक रिएक्शंस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कंप्लीट करने का। ये तरीका एकदम बेस्ट है जिससे आपका आंसर एकदम एक्यूरेट रहेगा भाई। ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल को। ध्यान से देखना, ध्यान से। ये सारी की सारी चीज़ें तो आपको दे रखी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी ना तो आपको सारी चीज़ें एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे कुछ मैं आपको आयंस लिख के दूंगी, वो आयंस आपको इतने ज़्यादा हेल्प करेंगे, वो आयंस आपको इतने ज़्यादा हेल्प करेंगे जिसकी कोई हद नहीं। देखो ये लिख रही हूँ भाई मैं आयंस, याद रखना इस चीज़ को। आयंस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दो चीज़ों को, एक है आपके सारे के सारे कटायंस और एक है आपके सारे के सारे अनायंस भाई। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, लिस्ट को देख लेते हैं कि लिस्ट क्या कहती है। जो भी आपके कटायंस है ना, इसमें सबसे पहला कटायन मैं ले रही हूँ आपका Na+1, आपका लिथियम +1। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आपको ये कटायन के ऊपर का और ये अनायन के ऊपर का चार्ज नहीं पता तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको रट्टा ही मानना पड़ेगा। कंसेप्ट ये रिएक्शन का अगर समझना है तो आपको ये सब के अलावा ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी जाके एकदम बेस्ट तरीके से आपका कॉम्बिनेशन परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, K+1, मैग्नीशियम +2, कॉपर +2, जिंक +2, कैल्शियम +2, और भी देख लेते कोई आयन बचता है क्या। Fe+3 और Fe+2 दोनों स्टेबल होते हैं। Al+3, H+1। ठीक है भाई, ये हुए सारे के सारे आपके कटायंस। और अनायंस में आपको देखने को मिलेंगे Cl-, F-, Br-, I-, NO3 1-, SO4 2-, CO3 2-। ठीक है, S2-। भाई ये आयंस और ये कटायंस जिसको समझ में आ गए ना उसको सब समझ जाएगा, सारी चीज़ें उसके लिए एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाएगी भाई, एकदम बेस्ट तरीके से। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है, सपोज मुझे, ध्यान से देखना, ध्यान से। सपोज मुझे Na को Cl के साथ में कंबाइन करना है। ध्यान से देखना, ध्यान से, मैं कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ भाई। Na के ऊपर चार्ज कितना है? +1। Cl के ऊपर चार्ज कितना है? -1। ठीक है भाई, आपका Na के ऊपर में चार्ज है +1 और Cl के ऊपर में चार्ज क्या है? -1। तो इससे देखो क्या बनेगा, इससे आपका बनेगा NaCl, क्योंकि Na जो है उसके ऊपर जितना चार्ज है Cl के भी ऊपर में उतना ही चार्ज है। Na के ऊपर में है चार्ज +1 तो Cl के ऊपर में चार्ज है -1, लेकिन है दोनों के ऊपर में 1, इसलिए एक Na एक Cl के साथ ही कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? NaCl। अब ज़रा इधर आओ, सपोज मैंने मैग्नीशियम को लिया तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है भाई? +2 है। मैग्नीशियम के साथ मैंने क्लोरीन को लिया और मैंने उसी मैग्नीशियम के साथ में SO4 को लिया। ध्यान से देखना, ध्यान से। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है? +2, तो मैंने दोनों तरफ मैग्नीशियम के ऊपर में कितना चार्ज लगाया? +2। क्लोरीन के ऊपर में चार्ज कितना है भाई? -1। क्लोरीन के ऊपर में चार्ज कितना है? -1।
और SO4 के ऊपर में चार्ज कितना है -2। SO4 के ऊपर में आपका चार्ज है -2। अब ज़रा ध्यान से देखो, Mg के ऊपर चार्ज है +2 और क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1। क्या ये दोनों के दोनों चार्ज सेम है? नहीं। मैग्नीशियम का चार्ज +2 है, +2, और क्लोरीन का सिर्फ -1 है। अब थोड़ी देर के लिए आप प्लस माइनस को मत देखो, एक तरफ 2 है एक तरफ 1 है, तो यहाँ पे चार्ज सेम नहीं है। इसलिए जो आपका एक मैग्नीशियम है ना, वो 2 क्लोरीन के साथ में कंबाइन हो रहा है। बहुत काम की चीज़ें है, बहुत ज़्यादा। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2, क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1। यहाँ चार्ज आपका सेम नहीं है। मैग्नीशियम का चार्ज डबल है, क्लोरीन का चार्ज कम है। इसलिए मैग्नीशियम, जो एक मैग्नीशियम है ना, वो 2 क्लोरीन के साथ में कंबाइन हो रहा है। समझ में आया? एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ में क्यों कंबाइन हो रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम का चार्ज डबल है, +2 है, और क्लोरीन का सिर्फ -1 है। अब ज़रा इधर देखो, अगर आप इन दोनों को लिखना चाहेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MgSO4 ही आएगा। दिमाग में क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, अरे मैम, जब Mg के साथ में आपने क्लोरीन लगाया तो 2 लगाए, और जब आपने Mg के साथ में SO4 लगाया तो 2 क्यों नहीं लगाया? आता है ना भाई दिमाग में क्वेश्चन। कुछ लोग तो इतने होशियार रहते हैं, वो सोचते क्या छोड़ो भाई, कंसेप्ट को रट्टा मार लेते ना। कितना रट्टा मारेंगे, बहुत सारे सॉल्ट है ऐसे। क्लोरीन आपने यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ में 2 लगाए, बट SO4 फिर 1 ही क्यों लगाया? क्यों लगाया? देखो भाई देखो, क्यों लगाया। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है? +2। SO4 के ऊपर भी चार्ज कितना है? -2। प्लस माइनस को मत देखो, बट दोनों के ऊपर में चार्ज कितना है भाई? दोनों के ऊपर में चार्ज तो 2 ही है ना, मतलब दोनों के चार्जेस इक्वल है। इसलिए एक मैग्नीशियम एक SO4 के साथ कंबाइन होके बनाएगा MgSO4। यहाँ पे 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि मैग्नीशियम का चार्ज और SO4 का चार्ज सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है, लेकिन चार्ज दोनों पे 2-2 है। ठीक है, इसलिए एक मैग्नीशियम एक SO4 के साथ कंबाइन करेगा क्योंकि दोनों बराबर के हैं। बट यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2 था, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 था। इनका चार्ज सेम नहीं था, इसलिए यहाँ पे मैग्नीशियम का चार्ज डबल था। इसलिए एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन के साथ में कंबाइन हो रहा है? 2 क्लोरीन के साथ, क्योंकि यहाँ पे इनका चार्ज सेम नहीं था। मैग्नीशियम का चार्ज 2 था, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन में कितने आए? 2 आए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आपको लेती हूँ Zn। सपोज मैंने Zn लिया और क्लोरीन डाला उसके अंदर में, और सपोज मैंने Zn लिया और CO3 लिया, या तो चलो SO4 लो या CO3 लो, कुछ भी ले लो जो आपको सही लगता है। ज़रा इधर देखना भाई, जिंक के ऊपर चार्ज कितना है? Zn के ऊपर चार्ज कितना है? +2 है। Zn के ऊपर में आपका जो चार्ज है ना, वो है भाई +2। ठीक है, यहाँ पे भी Zn के ऊपर में चार्ज +2 ही रहेगा। हाँ भाई हाँ, यहाँ पे भी Zn के ऊपर +2। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है? -1। CO3 के ऊपर कितना चार्ज है? -2। अब ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? Zn के ऊपर चार्ज है +2 और Cl के ऊपर चार्ज है -1। अगर आप थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस को छोड़ देते हो तो आपने यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व की कि यहाँ पे चार्ज 2 है और यहाँ पे चार्ज 1 है। प्लस माइनस को साइड में रखो, तो क्या ये दोनों तरफ चार्ज सेम है? नहीं, एक तरफ चार्ज 2 है, एक तरफ चार्ज 1 है। चार्ज सेम नहीं है, चार्ज सेम नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा भाई? इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो बनेगा ZnCl 2 टाइम्स। यहाँ पे क्लोरीन 2 बार क्यों आए? क्योंकि Zn के ऊपर चार्ज था +2 और क्लोरीन के ऊपर चार्ज था -1। चार्ज सेम नहीं था, Zn का चार्ज डबल था, डबल। इसलिए मैंने क्या लिखा? Zn के साथ में 2 क्लोरीन लगाए। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे Zn के ऊपर चार्ज +2 है और CO3 के ऊपर चार्ज -2 है। प्लस माइनस को अगर थोड़ी देर के लिए हटाते हो तो आपने यहाँ ये देखा कि Zn के ऊपर भी यहाँ चार्ज 2 है और CO3 के ऊपर भी यहाँ चार्ज 2 है। मतलब दोनों के ऊपर चार्ज कैसे है? सेम है। चार्ज कैसे है? बिल्कुल इक्वल है। चार्ज कैसे है? बिल्कुल बराबर है। मतलब आपका जो एक Zn है ना, वो एक ही CO3 के साथ में रिएक्ट करेगा। याद रखना भाई ये चीज़ को, Zn जो है ना, वो एक ही CO3 के साथ में रिएक्ट करेगा। ऐसा क्यों? इसके बाहर में 2 क्यों नहीं लिखा मैंने? उसका रीज़न ये है क्योंकि दोनों के ऊपर में चार्ज कैसे है? एब्सोल्युटली सेम है।
यहाँ पे चार्ज डिफरेंट थे, Zn का चार्ज डबल था, इसलिए एक Zn ने 2 Cl के साथ में रिएक्शन की। आई होप कि ये चीज़ एकदम बेस्ट तरीके से आपको क्लियर हो गई। जल्दी से लो पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट। अब अपन लोग और एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कैल्शियम का एग्जाम्पल। लेट अस से मैं कैल्शियम को ले रही हूँ, ठीक है। कैल्शियम के अंदर मैंने डाला लेट अस से Br को, या तो Cl को ही लो, और दूसरी तरफ मैं ले लेती हूँ कैल्शियम के साथ में SO4 को। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व की कि कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है, ज़रा देखो और बताओ मुझे। +2, यहाँ पे भी +2। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, -1, और SO4 के ऊपर चार्ज कितना है, -2। ध्यान से देखना, यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर चार्ज है +2 और क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1। थोड़ी देर के लिए आप प्लस माइनस को हटा दो तो आपने यहाँ ये देखा कि एक तरफ चार्ज है 2 और एक तरफ चार्ज है 1। मतलब यहाँ पे कैसा है, चार्ज डिफरेंट है, चार्ज सेम नहीं है। कैल्शियम का चार्ज डबल है, इसलिए आपका एक कैल्शियम कितने क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, 2 क्लोरीन के साथ। समझ में आया कि मैंने यहाँ पे क्लोरीन के नीचे 2 क्यों लगाया? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 2 है, इसके ऊपर चार्ज 1 है, ये डबल है, इसलिए एक कैल्शियम 2 क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है भाई। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे कैल्शियम और क्लोरीन और SO4 दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, एक के ऊपर प्लस है, एक के ऊपर माइनस है, बट चार्ज दोनों के ऊपर 2-2 है, मतलब दोनों के चार्ज इक्वल है, इसलिए एक कैल्शियम एक ही SO4 के साथ में रिएक्ट करेगा। अब आपको रट्टा मारने की तो ज़रूरत नहीं है कि SO4 के नीचे 1 नहीं आता है, 2 नहीं आता है, कैल्शियम के नीचे 1 नहीं आता है, 2 आता है, ऐसा कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक्चुअल कंसेप्ट को सिखाया। चलो और एक चीज़ देखते हैं, हम लोग Ca ले लेते हैं और हम लोग Ca के साथ में लेते हैं भाई CO3 2- को ले लेते हैं। चलो CO3 2- को लेते हैं। ध्यान देना ज़रा, कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है, +2, CO3 के ऊपर चार्ज कितना है भाई, -2। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। आपने यहाँ क्या देखा, एक के ऊपर चार्ज है प्लस, एक के ऊपर चार्ज है माइनस, बट दोनों के ऊपर चार्ज 2 ही है, मतलब दोनों का चार्ज कैसा है, बराबर है। इसलिए एक कैल्शियम जो है वो एक ही CO3 के साथ में रिएक्ट करेगा, नीचे में 2 नहीं आएगा क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। अब ज़रा इधर देखो भाई, क्या होता है ना कि जब भी आपका मेटल जो है वो किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, जब भी आपका मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो हमेशा वहाँ पे आपकी 2 चीज़ें बनती है, एक बनता है सॉल्ट और एक बनती है आपकी हाइड्रोजन गैस। हमेशा याद रखना कि जब भी मेटल आपका रिएक्ट करता है किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में तो हमेशा वहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि मैग्नीशियम है और HCl है। सबसे पहले यहाँ पे आप हाइड्रोजन को बाहर कर दो, निकाल दो भाई हाइड्रोजन को बाहर। देखो यहाँ पे H कितने हैं, 2, निकाल दिया भाई मैंने, H2 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो बचा क्या, यहाँ पे आपका बचा है मैग्नीशियम, यहाँ पे आपका बचा है क्लोरीन। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे Mg और Cl। ऐसा क्यों? जब भी आपका मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो बनता क्या है, बनता है भाई आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो तीनों केस में आपकी फॉर्म होने वाली है, लेकिन सबसे पहले यहाँ से आप H2 को बाहर निकाल दो। ये ट्वाइस H का मतलब ही आपका H2 होता है। तो इस साइड में आपका बचा Mg, इस साइड में आपका बचा Cl। तो इस तरीके से आपने MgCl लिख दिया। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि Mg के नीचे में Cl 2 आएंगे या 1 आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं पता ना भाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़रा इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। जो भी आपका Mg है, Mg के ऊपर चार्ज कितना है, +2। Mg के ऊपर में भाई आपका जो चार्ज होता है ना वो +2 होता है, +2। और क्लोरीन के ऊपर में चार्ज कितना है, क्लोरीन के ऊपर में आपका चार्ज -1 होता है। ध्यान से देखो, ध्यान से, पूरा कंसेप्ट है, इसलिए मैं बोलती है चैप्टर बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है। एक तरफ चार्ज है 2, प्लस माइनस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, एक तरफ चार्ज है 1। क्या दोनों के ऊपर चार्ज सेम है? नहीं, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज 2 है और क्लोरीन के ऊपर चार्ज 1 है, इसलिए एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा, 2 क्लोरीन के साथ में। समझ में आया भाई? अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे आपको मेटल तो दे रखा है, यहाँ पे आपको एसिड बता करना है कि एसिड कौन सा होगा।
मेटल तो दे रखा है भाई, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि यहाँ पे एसिड क्या होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, Zn मेटल तो यहाँ पे भी गिवन है, आपको SO4 वाला एसिड ढूंढना है। ज़रा चेक करो SO4 वाला एसिड कहाँ पर है? हाँ भाई यहाँ पर है। कौन सा एसिड है SO4 वाला? H2SO4। तो मैं यहाँ पे किसको लिखूँगी? H2SO4 को। आई होप सबको एकदम बेस्ट तरीके से ये चीज़ समझ में आई है। यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2 है, ठीक है। ध्यान से देखना, H2 तो यहीं से बाहर निकल जाएगा भाई, H2 तो आपका यहीं से बाहर निकल जाएगा। Zn आपको ऑलरेडी गिवन था, मतलब आपको SO4 वाला एसिड चाहिए था। तो एसिड की लाइन में चेक करना, SO4 वाला एसिड कौन सा है? ये वाला H2SO4। और नीचे आते देखो भाई, कॉपर मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है। यहाँ पे आपका मेटल कौन सा होगा? कॉपर। अब आपको निकालना है एसिड। ध्यान से देखो, ध्यान से, आपको ये सॉल्ट तो दिया था, आपने मेटल कॉपर यहाँ से निकाल के यहाँ लिख दिया, बचा क्या है? NO3। आपको अब एसिड निकालना है, तो आपको एसिड के लाइन में चेक करना है NO3 वाला एसिड कौन सा है। आपको एसिड के लाइन में चेक करना है NO3 वाला एसिड कौन सा है। एसिड के लाइन में चेक करो NO3 वाला एसिड कौन सा है भाई? हाँ भाई ये वाला है, ये वाला HNO3। एसिड की लिस्ट में, एसिड के लाइन में आपने चेक किया और आपने देखा NO3 वाला एसिड कौन सा है। तो कौन सा एसिड था NO3 वाला? HNO3। HNO3 में आपका NO3 आता है, तो आपने यहाँ पे उसको NO3 लिख दिया, ठीक है भाई। यहाँ से आपका H2 बाहर निकल गया और इन दोनों के कंबाइन होके आपका ये सॉल्ट बन गया। बहुत काम की चीज़ है। तो आपको एसिड की लिस्ट जितनी भी मैंने लिखाई है, बेस की लिस्ट जितने भी मैंने लिखाई है, इसको एकदम बेस्ट तरीके से आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। आपको ध्यान में आना चाहिए कि अगर मैंने बोला Br वाला एसिड कौन सा है, तो आपको चेक करना है इसमें कौन सा है, तो HBr है। अगर मैंने आपको पूछा कि SO4 वाला एसिड कौन सा है, तो आपको चेक करते आना चाहिए कि H2SO4 ही आपका SO4 वाला एसिड है। अगर मैंने आपको बोला K वाला बेस कौन सा है, तो आपको चेक करते आना चाहिए कि K वाला बेस कौन सा है, KOH है। फिर मैंने आपको एक सबसे काम का कंसेप्ट पढ़ाया, क्योंकि हमेशा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ में अटैच हो रहा है तो 2 आ रहा है नीचे, मैग्नीशियम जब Zn जब SO4 के साथ अटैच कर रहा है तो 2 नहीं आ रहा है, या मैग्नीशियम जब SO4 के साथ अटैच हो रहा है तो 2 नहीं आ रहा है। तो क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट जो है ना वो ये वाला कंसेप्ट है। रट्टा मारते हैं लोग, आपको रट्टा नहीं मारना है। रट्टा कितने बार मारेंगे और कौन सी चीज़ों का मारोगे भाई? कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट ये वाला है। ये चार्ट जो है ना, ये बुक में नहीं दिया है, ये स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप लोग इसको लिख सको। याद रखना, अगर चार्ज सेम है ना तो एक के साथ में एक ही लगता है, बट अगर चार्ज डिफरेंट आ गए तो एक के साथ में 2 लगता है। जैसे यहाँ पे चार्ज दोनों के सेम थे, 1 और 1, तो एक के साथ में एक ही लगा, बट यहाँ पे चार्ज डिफरेंट थे, 2 और 1, इसलिए एक के साथ में 2 लगा। यहाँ पे भी चार्ज सेम है, 2 और 2, इसलिए एक के साथ में एक ही लगा। मतलब अगर चार्ज सेम है तो एक ग्रुप के साथ में दूसरा ग्रुप अटैच होता है, बट अगर चार्ज डिफरेंट है तो जैसा चार्ज है उस अकॉर्डिंगली आप उसको अटैच करते हो, और ऐसे ही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे फॉर्म करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिएक्शन तो 2 ही कवर हुए, लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, ये मैंने कंसेप्ट पढ़ाया। अब ये कंसेप्ट के बेसिस पे आप बाकी सारे रिएक्शंस को भी ट्राई करके देखो, टेंशन मत लो। मुझे पता है कुछ लोग टेंशन में आ गए, मैं सारी चीज़ें डिस्कस कराने वाली हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई करके देखो। ये जिनको कंसेप्ट समझ गया ना, अब वो आगे के प्रोडक्ट भी यूँ बना लेंगे। कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।